नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चित और उतनी ही विवादास्पद भी रही है। नाम है भारत विखंडन या ब्रेकिंग इंडिया। तो चलिए आज इसी किताब के मूल तर्क की, इसकी सेंट्रल थीसिस की परतें खोलते हैं। ये किताब राजीव मल्होत्रा और अरविंदन नीलकंठन ने लिखी है और हम इसके दावों की ही पड़ताल करेंगे। देखिए, हमारा मकसद इन दावों को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि उन्हें जस का तस सामने रखना है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस किताब के तर्क हैं क्या और उन्हें कैसे पेश किया गया है। किताब की शुरुआत ही एक बहुत सीधे और चौंकाने वाले सवाल से होती है कि भारत का भविष्य असल में है क्या? क्या वो एक उभरती हुई महाशक्ति है या फिर अंदरूनी लड़ाइयों में फंसा एक देश? और यही है इस किताब का सबसे मुख्य और सबसे साहसिक दावा। लेखक ये कह रहे हैं कि भारत की एकता को खतरा सिर्फ बाहर से नहीं है। उनका तर्क है कि एक वैचारिक, एक इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क है जो देश के अंदर ही अलगाववाद को हवा दे रहा है। तो ये भारत विखंडन थीसिस आखिर है क्या? चलिए अब इसके बिल्कुल मूल में चलते हैं और इसे समझते हैं। किताब इन ताकतों को भारत विखंडनकारी शक्तियां कहती है और उन्हें एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क की तरह दिखाती है। दावा ये है कि इन समूहों को अमेरिका और यूरोप से जबरदस्त फंडिंग मिलती है और इनका काम है भारत के कुछ समुदायों के लिए एक अलग ही इतिहास, एक अलग ही पहचान गढ़ना। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। किताब के हिसाब से इन दरारों की जड़ें भारत में हैं ही नहीं, बल्कि वो यूरोपियन इतिहास में छुपी हैं। किताब बताती है कि आर्य नस्ल का ये पूरा विचार, ये कॉन्सेप्ट 2 सदियों में धीरे धीरे यूरोप में ही तैयार हुआ। ये जर्मन राष्ट्रवाद से शुरू हुआ, फिर इसे नस्लीय विज्ञान के जरिए मजबूती दी गई और इसका अंत हम सब जानते हैं, नाजीवाद के भयानक नरसंहार के रूप में हुआ। तो मतलब साफ है, ये जो नस्लीय विचार था ये पूरी तरह से भारत के बाहर पैदा हुआ। एक ऐसा आइडिया जिसे यूरोप ने अपने अतीत को ग्लोरीफाई करने और अपने औपनिवेशिक राज को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि यूरोप में गढ़े गए इन नस्ली सिद्धांतों को भारतीय समाज पर लागू कैसे किया गया? किताब का दावा है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया थी। किताब यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। उसका दावा है कि वर्ण व्यवस्था, जो पहले एक तरह से कह सकते हैं एक फ्लेक्सिबल सोशल सिस्टम थी, उसे अंग्रेजों ने, खासकर लॉर्ड रिस्ले जैसे अधिकारियों ने पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इसे एक कठोर, जन्म पर आधारित नस्लीय सिस्टम बना दिया और इसी से समाज में वो दरारें पैदा हुई जो शायद कभी भर ही नहीं सकती। आर्यन थ्योरी के साथ साथ किताब एक और पहचान गढ़े जाने की कहानी बताती है, और वो है द्रविड़ पहचान। आरोप ये है कि ईसाई मिशनरियों ने ये कहानी बनाई कि द्रविड़ एक अलग नस्ल हैं जिन्हें उत्तर से आए आर्यों ने दबाया, और कि उनकी असली संस्कृति तो ईसाई धर्म के ज्यादा करीब थी। ये फ्लोचार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, पर यह किताब के एक बहुत शक्तिशाली तर्क को सामने रखता है। ये दिखाता है कि कैसे नस्लें गढ़ने का एक ही वैचारिक ढांचा न सिर्फ भारत बल्कि श्रीलंका के गृह युद्ध और यहाँ तक कि रवांडा के नरसंहार जैसे संघर्षों में भी कितना विनाशकारी साबित हुआ। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं। किताब का तर्क ये है कि ये ताकतें आज भी इसी वक्त पूरी तरह से सक्रिय हैं। किताब का दावा है कि आज का भारत विखंडनकारी नेटवर्क इन सभी से मिलकर बना है। ये सब अलग अलग काम करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन किताब के मुताबिक इनकी गतिविधियों में अमेरिका और यूरोप से आने वाले पैसे के जरिए एक तरह का तालमेल होता है। ये लेखक का एक सीधा उदाहरण है जो उनकी निजी अनुभव को बताता है। किताब इसे एक ठोस उदाहरण की तरह पेश करती है कि कैसे अफ्रो दलित प्रोजेक्ट जैसी पहले भारतीय समाज को अमेरिकी नस्लीय इतिहास के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस आधुनिक नेटवर्क की मुख्य रणनीति क्या है? वो है विदेशी ऐतिहासिक संघर्षों को भारत पर थोपना, मतलब अमेरिका की गुलामी और नस्लवाद के इतिहास को भारतीय समाज पर लागू करने की कोशिश करना, जो किताब के हिसाब से एक बिल्कुल ही अलग संदर्भ है। तो फिर आखिर दांव पर क्या लगा है? किताब अपनी आखिरी और सबसे गंभीर चेतावनी यहीं पर देती है। किताब के लिए ये खतरा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, ये उस साझा संस्कृति, इतिहास और मूल्यों पर हमला है जिसे वो सभ्यतागत एकता कहते हैं, जो उनके मुताबिक हजारों सालों से भारत को एक धागे में पिरोए हुए हैं। और उनका मानना है कि अगर ये एकता टूटी तो देश का बिखरना तय है।
अब अगर हम किताब के कवर पर वापस जाएं तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। ये टूटा हुआ नक्शा सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये किताब की मुख्य चेतावनी का प्रतीक है कि इन शक्तियों का असली मकसद भारत को छोटे छोटे आपस में लड़ने वाले टुकड़ों में तोड़ना है। और हम इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर किताब का ये तर्क सही है कि इतिहास को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये हमें ना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स के बारे में, बल्कि इस बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को कैसे समझते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, आखिर उस कहानी को कंट्रोल कौन करता है।